Good afternoon, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So class, हमने चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। एंड हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या मेजर चेंजेस आए थे, स्पेशली आइडियोलॉजीज, लोग क्या सोचते थे और कैसी गवर्नमेंट्स चाहिए थी उनको, उससे रिलेटेड 3 आइडियोलॉजीज डेवलप हुई थी, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। जिनकी थॉट प्रोसेस, जिनकी आइडियोलॉजी, वो कैसी गवर्नमेंट चाहते थे और क्या क्या उनके बिलीव्स थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था in our previous class. So now we will be starting with the next topic, which is industrial society and social change. Now here we need to understand one thing कि हम एक्चुअली में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक नई चीज है सोशलिज्म, ये कैसे आएगी। अभी तक ये टर्म यूज हो नहीं रहा है और ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसके कारण ये एक नई टाइप की आइडियलिस्टिक जो सोसाइटी जिसकी बात करेंगे, या एक नए टाइप का गवर्नेंस, नई टाइप की जो सिस्टम डेवलप होगी, या फिर नया टाइप की जो आइडियोलॉजी डेवलप होगी सोशलिज्म, वो क्यों डेवलप होगी, हमें उसके पीछे के रीजंस भी जानने जरूरी है। उस समय सोसाइटी में क्या कंडीशन थी वो भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो इसी के बारे में हम देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने को इसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा, आखिर क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण सोशलिज्म जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड इट विल बी फॉलोड इन सो मेनी कंट्रीज। At least it will be talked about and people will try, governments will try कि थोड़ा socialist जो है वो बने अपने गवर्नेंस में। So now, as I said, let us talk about the industrial जो हम बोलते हैं सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। नाउ ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में तो लोग बात कर ही रहे थे कि पॉलिटिकल कैसे चेंजेस होने चाहिए, पर इसके साथ साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड स्पेशली यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत हो रहे थे। सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस हो रहे थे और जैसे इनकी इकोनॉमी चलती थी उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस टाइम पे हम देखेंगे नई सिटीज आएंगे, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, कुछ कुछ एरिया जो है वो पूरी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएगी। इस टाइम पे रेलवेज आएंगे, एक्सपैंड होंगे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी वी सॉ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या और इसके आने से क्या क्या चेंजेस हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो बहुत सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए सिटीज में आ गए थे, क्योंकि जनरली सिटीज में ही इंडस्ट्री सेटअप की जा रही थी। तो अब हम क्या देखेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो सारे के सारे फैक्ट्रीज में आ गए थे। मतलब वी विल स्टडी दैट होगा क्या, एक्चुअली हम देखेंगे वेजेस वगैरह बहुत कम हो गए, तो क्या होगा, सिर्फ मेन की इनकम से जो उनकी लाइवलीहुड है वो नहीं चल पाएगी, इसलिए विमेन भी फैक्ट्रीज में काम में लगेगी और बच्चे भी, जो भी जिनके पास भी काम नहीं है और जो विलेजेस से काम ढूंढने आए हैं उनमें मेन, विमेन और चिल्ड्रन सब फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि इंडस्ट्रीज वाले जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब मेन डोमिनेंट वही थे, क्योंकि वही लोगों को काम दे रहे थे और वो सबसे अमीर जैसे पावरफुल जैसे थे। तो ये लोग क्या करते थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे थे कि हम इनको ज्यादा देर तक काम करवाते हैं और वेजेस जो है वो कम देते हैं ताकि क्या हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, और इसके साथ साथ इस टाइम पे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा थी, बिकॉज हमें पता बहुत सारे लोग जो है वो वर्क के सर्च में, many of the people in search of work came from their villages to the cities and towns। तो जितने जॉब्स अवेलेबल थे उसके कंपैरिजन में जिनको जॉब्स चाहिए थी
वो बहुत ज्यादा थे। तो ऑब्वियसली सिर्फ जिनको काम मिल रहा है वो एम्प्लॉयड है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो काम की तलाश में आ तो गए थे पर उनको काम ही नहीं मिला। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था यहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल जो गुड्स है उनकी डिमांड भी थोड़ी कम थी इस टाइम पे। सीधी सी बात है, अभी लोगों की इनकम ही नहीं है तो वो इतना ज्यादा सामान कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो हम देखेंगे यहाँ पे वो ये है कि हाउसिंग और सैनिटेशन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इमेजिन करो एक ऐसी एरिया जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, और लोग काम के लिए आ गए तो भी ठीक है, पर इतने ज्यादा लोग आ गए कि ना उनकी प्रॉपर हाउसिंग, उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, ना प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, ना सैनिटेशन की सारी अरेंजमेंट है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी सिटीज और टाउन्स में, किस किस चीज की, हाउसिंग की, सैनिटेशन की, लिविंग कंडीशंस की, ड्रिंकिंग वाटर की, सारी ये जो बेसिक चीजें होती है इनकी। अब इस चीज का सॉल्यूशन कौन निकालेंगे? लिबरल्स और रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स सोच रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व कैसे करें, बिकॉज हमने देखा कहीं ना कहीं लिबरल्स और जो ये रेडिकल्स है वो सोसाइटी के बारे में भी सोचते थे, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रेडिकल्स, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो ऑब्वियसली क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब एक अकेला आदमी जो है उनकी उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी उसकी, या उसके सपोज कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उनकी। और बहुत बार लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, और वही होते थे जो लोगों को काम भी देते थे। अगेन रिमेंबर हमने पढ़ा था लिबरल्स तो प्रॉपर्टी क्लास को फेवर कर ही रहे हैं, तो इनमें से तो बहुत होंगे ही प्रॉपर्टी ओनर्स, पर रेडिकल्स भी कुछ ऐसे थे जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और लोगों को काम पे रखते थे। बट इन्होंने जो पैसे अपने कमाए थे वो ट्रेड और इंडस्ट्रीज के थ्रू कमाए थे, ठीक है। तो इनको हमेशा लगता था कि कुछ बेनिफिट जो है, जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसका, जो ये लोग वर्कर्स है इनको भी मिलना चाहिए कुछ तो फायदा। पर ये बोल रहे थे ये तभी हो पाएगा जब हमारे सिटीजन्स क्या होंगे? हेल्दी और एजुकेटेड। Now I'll try to connect this point. If you remember your chapter in economics where you talk about people as resource, हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स पे इन्वेस्ट करके या उनको ज्यादा अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, ज्यादा गुड फॉर द कंट्री। उसके लिए जरूरी होता है कि वो जो सिटीजन्स है उनके हेल्थ और एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दें। सो हेयर दे वर आल्सो सेइंग कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ और सिटीजन्स के एजुकेशन पे ध्यान देना तो इसका बेनिफिट होगा ही होगा इन द लॉन्ग रन पूरी कंट्री को। तो ये बोल रहे थे बेसिकली, here we'll see कि these people were actually somewhere, especially अगर हम लेबर या वर्कर की बात करें, they were opposed to the privileges of the old aristocracy। जो उनको बाय बर्थ कुछ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी ना, कि ये अपर कास्ट के हैं या फर्स्ट स्टेट के हैं या सो कॉल्ड अपर स्टेटस के हैं, तो इनको टैक्स नहीं देना या इनके पास और कोई स्पेशल एडवांटेजेस है, उन चीजों के अगेंस्ट थे। और अब ये बोल रहे थे कि एक्चुअली में वैल्यू किसको मिलनी चाहिए? जो एफर्ट कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो हर चीज में अच्छा है, एंटरप्राइज है, चाहे वो अपनी इनकम एक अच्छे बिजनेस के थ्रू अर्न कर रहा है, तो उन लोगों को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए एज कंपेयर टू योर बर्थ प्रिविलेजेस, ठीक है। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के थ्रू जो बर्थ प्रिविलेजेस है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बदले में क्या होनी चाहिए? आपके इंडिविजुअल एफर्ट को इम्पोर्टेंस दे देनी चाहिए। इस टाइम में ये भी बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम होना चाहिए, और जो गरीब है उसको काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। जिनके पास पैसे हैं वो आराम से क्या कर सके? अपनी इंडस्ट्रीज चला सके। अगर ये सारी चीजें होगी तो वो सोसाइटी डेवलप होगी ही होगी।
और इस टाइम पे इसीलिए हम बोलेंगे बहुत सारे जो वर्कर्स है, चाहे मेन है विमेन है, वो सब चाहते थे कि कुछ कुछ चेंजेस आए। जिस तरीके से उनकी लाइफ है बहुत मुश्किल है, जहाँ पे इतना काम करते हैं, वेजेस भी कम है, हाउसिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है, सैनिटेशन भी नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये लोग अब बोल रहे थे कि हमें चेंजेस चाहिए, और ये इन चेंजेस के लिए हमेशा किसको एज ए लीडर देखते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स। वो सोचते थे कि लिबरल्स और रेडिकल्स और इनकी जो पार्टीज हैं, अगर ये हमारा सपोर्ट करे तो हमारा कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी अगेन एक चीज याद रखो, मैं क्या बोल रही हूँ, हम आगे देखेंगे सोशलिज्म कैसे आएगा, पर उसका बैकग्राउंड यही है कि उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, जहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और ये लोग ही और इनके लीडर्स ही अभी क्या बात करेंगे, ये लोग और इनके लीडर्स ही अभी बात करेंगे अबाउट द चेंज। और फिर ये चेंज जो है इसको सोशलिज्म से कैसे वो रिलेट करेंगे वो हम देखेंगे। इस टाइम पे कुछ और चीजें हो रही थी, कुछ नेशनलिस्ट थे, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि हम लोग क्या करें, जो 1815 में गवर्नमेंट बनी है, 1815 में एक्चुअली में वापस से मोनार्की आ गई थी, जब ये पहले जब नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में वाटरलू में, तो वापस से मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया था, कंजर्वेटिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया था। तो ये लोग चाहते थे कि वापस इनको हटा के हम क्या करें, हम गवर्नमेंट चेंज कर दें और जो मोनार्क है उनको हटा दें। तो ऐसा फ्रांस में हो रहा था, इटली में हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था, रशिया में भी हो रहा था। ठीक है, एंड देन अलोंग विद दिस हम देखेंगे जो नेशनलिस्ट है वो इस टाइम पे एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी बहुत डेवलप हो गई थी, जहां पे लोग चाह रहे थे कि हमारा अपना नेशन बने। इससे पहले क्या थी, कंट्रीज डिवाइडेड थी, अलग अलग एक ही कंट्री के ऊपर अलग अलग दूसरी कंट्रीज का रूल था, वो कभी यूनाइटेड रहते ही नहीं थे, सिर्फ उनके ऊपर जो रूल कर रहा है उतने एरिया को वो अपनी कंट्री मानते थे। तो इस टाइम पे लोग बात कर रहे थे कि हमें एक अपनी कंट्री को यूनिफाई करना है, एक कंट्री बनाना है, उसके इंडिपेंडेंस के लिए, उसके फ्रीडम के लिए, उसको एक बनाने के लिए लड़ना है। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी है, इटालियन नेशनलिस्ट है, जिनका नाम है ज्यूसेपी मैज़िनी। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर 10th क्लास ऑल्सो। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश किया था कि इटली को यूनिफाई कर दे, इटली को पूरी एक कंट्री, एक कंट्री बना दे एक लीडर के अंदर। ठीक है, तो पर ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो बाद में कैसे हुआ था यूनिफिकेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन आवर 10th क्लास। पर हियर यू शुड रिमेम्बर दिस वाज एन इम्पोर्टेंट इटालियन नेशनलिस्ट, जिन्होंने सोचा था कि मैं इटली को यूनिफाई कर दूंगा, एंड इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो बहुत दूर तक स्प्रेड हुई थी। इवन जो नेशनलिस्ट है, जैसे कि इंडिया में जो लोग अपने कंट्री से रिलेटेड नेशन के लिए लड़ रहे थे, वो भी इनके आइडिया से बहुत इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो एट द बैक ऑफ द माइंड आई जस्ट रिपीट, ये एक हम बैकग्राउंड रख रहे हैं कि पूरे यूरोप में इस टाइम पे किस टाइप के चेंजेस चल रहे थे। पॉलिटिकली तो लोग चाह ही रहे थे चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, साथ में सोसाइटी में भी चेंजेस हो रहे थे, तो बहुत कुछ चल रहा था यूरोप में। इसी टाइम में हम देखेंगे ये हमारी जो नई आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, ये कैसे आएगी, एंड वी विल नाउ स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस। ओके, सो द टॉपिक इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। पहले हम देखेंगे कि कैसे ये जो सोशलिज्म की हम बात करें, सबसे पहले यूरोप में कितना इंपॉर्टेंट हुआ, बाद में हम पूरा फोकस अपना रशिया पे करेंगे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस टाइम पे सोसाइटी में हुआ था वो था कमिंग ऑफ सोशलिज्म। अब हम बार बार सोशलिज्म बोल रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम में भी सोशलिज्म है, एक्चुअली में ये है क्या, एक हम बोलेंगे एक आइडियोलॉजी है, ग्रुप ऑफ फ्यू पॉइंट्स, फ्यू आइडियाज है जो कि इस टाइम पे लोगों को बहुत अट्रैक्ट किए। क्यों?
बैकग्राउंड रखना है हमें, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। तो आखिर सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म वो होता है, या हम बोल सकते हैं सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। ये बोल रहे थे कि जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उनका जो मेन कॉज है वो क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैसे? ये बोल रहे हैं जिस इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होती है, सपोज एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास इंडस्ट्री है, वो काम देता है किन लोगों को? जिनके पास इंडस्ट्री नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका मेन एम क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। उसको कोई मतलब नहीं है कि जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनका इसमें कितना फायदा है या नहीं, ठीक है। दैट मीन्स वो इंडिविजुअल जिसके पास प्रॉपर्टी है वो लोगों को काम देता है, बट वो उसका मेन एम होता है खुद के लिए प्रॉफिट अर्न करना, पर्सनल गेन, और he does not have any intention of the welfare of those जो असली में उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, जो असली में उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अगर सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी ना होके कहीं ना कहीं वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करे, तो उससे क्या होगा? फायदा भी सबका होगा। जो भी उससे प्रॉफिट होगा वो सोसाइटी में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होगा, तो उससे सभी लोगों का क्या होगा? फायदा होगा। तो सोशलिस्ट जो है ये यही चाहते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर हट जानी चाहिए, इसकी जगह कोई ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो सब लोगों के कंट्रोल में हो, सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो अभी नई सोशलिज्म वाली आइडिया आ रही है, ठीक है। हमें ये चीज दिमाग में रखनी है कि इससे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, एक छोटा पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेज मिल रहा है, और मेन प्रॉफिट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज से रिलेटेड ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की सोशलिज्म। टर्म सोशलिज्म सोसाइटी से आया जहां हम चाहते हैं सोसाइटी में सबका भला हो, ठीक है। चलो हमने ये तो बोल दिया कि सोशलिज्म आना चाहिए, सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर्टी में, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इफ आई से दैट देयर इज अ वेरी वेरी वन बिग इंडस्ट्री और सब लोग उसके ओनर है, तो उसके प्रॉफिट को सब लोग, उसका 100 करोड़ प्रॉफिट है, सब एक एक रुपए डिवाइड करो, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो जब हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी के पास होना चाहिए, तो कैसे उस चीज का सॉल्यूशन निकालें, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऐसा तो नहीं पूरा लैंड सबका है, उससे अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, अलग अलग फार्म्स है, अलग अलग काम होता है, कैसे उस चीज को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया कि हम आखिर जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसको डिवाइड कैसे करें। ठीक है, आपका आइडिया सोशलिज्म का सही है, पर इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे? तो इससे रिलेटेड भी अलग अलग लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए, उन्होंने विजन दिए कि फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि सोशलिज्म हो तो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। हमें पता है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर इकोनॉमिक्स दैट कोऑपरेटिव्स जो है वो क्या होते हैं? जो लोग मिलके काम करते हैं और बाद में क्या करते हैं, वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज जैसे है, एक लोग एसोसिएशन बना लेते हैं जिसमें काम को आपस में डिवाइड कर देते हैं और बाद में प्रॉफिट भी आपस में शेयर कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला ये तरीका सही है, एक एक जो भी ऑक्यूपेशन है या कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो है वो क्या कर लो, वो कोऑपरेटिव्स बना लो, और कोऑपरेटिव्स बना के क्या कर लो, उसके बाद आप प्रॉफिट शेयर कर लो। तो इससे क्या प्रॉफिट किसी एक के पास नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो इसी के रिस्पेक्ट में वी हैव वन पर्सन नोन एज रॉबर्ट ओवन, ठीक है। 1771 से 1858 का इनका टाइम पीरियड है। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब एक इंग्लिश इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे थे, जिन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मनी, ठीक है। कहाँ पे बनाई? इंडियाना, यूएसए, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, रॉबर्ट ओवन ये जो है इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मनी बनाई इंडियाना, यूएसए, ठीक है। कुछ और सोशलिस्ट ने बोला कि ठीक है, कोऑपरेटिव्स सही तो है, पर ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ट्राई करते रहे तो बहुत ज्यादा स्केल पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई कितने ग्रुप कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, कोई बनाएगा, किसी का मन नहीं है और किसी को पता ही नहीं है कैसे फॉर्म करे, कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, वो एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो ये बोल रहे हैं कोऑपरेटिव सही तो है, पर कोऑपरेटिव सक्सेसफुल तभी होगी जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करेगी, ठीक है। That means that the government will take initiative, government will give special favors, government will tell them कि how to form cooperatives and how to work in cooperatives. तभी क्या होगा, ये हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। क्या चीज? कॉपरेटिव्स वाला आइडिया। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में जो लुई ब्लैंक है, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को कॉपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए, और जहां जहां कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है, जहां भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको हटा के उनको क्या करना चाहिए, उनकी जगह कॉपरेटिव्स स्टार्ट करने चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। और ये जो कोऑपरेटिव्स है, ये बेसिकली वो एसोसिएशन है, वो लोग हैं जो साथ में काम करेंगे, साथ में प्रोडक्शन करेंगे चीजों का, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनको फाइनली बेच के वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स जो है उनको आपस में इक्वली या फिर अपने काम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स एक हमारे पास यहाँ पे आइडिया आया है अबाउट कोऑपरेटिव्स, व्हाट एग्जैक्टली आर कोऑपरेटिव्स, और कैसे कोऑपरेटिव्स जो है स्टार्ट किए किसी किसी ने, और किसी ने अपने व्यू पॉइंट दिए कि इंडिविजुअल लेवल पे कोऑपरेटिव्स नहीं चल सकते, इनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बिना स्टार्ट हो ही नहीं, मतलब ये इतने ज्यादा वाइड स्केल पे प्रॉस्पर नहीं हो सकते। चलो ये तो कोऑपरेटिव्स की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं दो और इम्पोर्टेंट हमारे स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में। कार्ल मार्क्स, आई सपोज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिज नेम एज वेल, अ वेरी इम्पोर्टेंट स्कॉलर, कार्ल मार्क्स, एंड वी हैव फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। इन्होंने भी सोशलिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए। स्पेशली अगर हम मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स, इन्होंने बोला कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है अभी सब जगह पे, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब, कैपिटलिस्ट वो होता है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसने पैसे लगा के फैक्ट्री खोली है और फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहा है, और जितना भी प्रॉफिट है वो जो कैपिटलिस्ट अर्न कर रहा है वो एक्चुअली में उसको मिला है क्योंकि वर्कर्स उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब बात समझो, if you are a capitalist, you have invested suppose maybe crores of rupees in your factories, ठीक है, but ठीक है, you are taking on the management, you are looking at the administration, but जो main profit है, he is saying, Karl Marx is saying that the main profit is generated because the workers had worked hard, क्योंकि वर्कर्स ने वो काम किया है, the profit is actually produced by the workers, पर वो सारा प्रॉफिट किसके पास जाता है, कैपिटलिस्ट के पास, क्योंकि वो ओन करता है उस फैक्ट्री को, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कैपिटल मतलब पैसे, मनी।
तो ये बोल रहे हैं कि इसीलिए वर्कर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, अच्छी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हो तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रॉफिट है वो अकेले कैपिटलिस्ट के पास ना रहे, बल्कि वो वर्कर्स में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तभी क्या होगा, वर्कर की कंडीशन इंप्रूव होगी। अब ये होगा कैसे? इन्होंने बोला वर्कर्स जो है उनको खुद ही इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उनको कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, उनको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इतने टाइम से रूल कर रही है वो हटाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स समवेयर ही इज सेइंग कि वर्कर्स की जो कंडीशन है वो तभी इंप्रूव होगी जब वो अपने लिए स्टेप लेंगे और ओवरथ्रो करेंगे कैपिटलिज्म और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को। अदरवाइज सारा प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट को ही मिलता रहेगा। मार्क्स जो है, मार्क्स बिलीव्ड कि अपने आप को इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करने के लिए वर्कर्स को एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो सोशलिस्ट हो, एकदम स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट हो, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी सोसाइटी की हो, वो सोशली कंट्रोल्ड हो। मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप जिसको चूज कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को रूल, कंट्री को रूल करने के लिए, उनके कंट्रोल में हो। और ये जो है इससे क्या होगा कि ऐसी जो सोसाइटी है उसको हम बोलेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी। और उन्होंने वर्कर्स को कन्विंस किया कि आप अगर प्रोटेस्ट करोगे तो आप जीतोगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, और अगर आप जीते तो बनेगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी अच्छी सोसाइटी है जिसमें वर्कर्स का भी भला होगा और सबको जो है प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वली या उनके काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ही सेड कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर है, यानी फ्यूचर का असली अगर हम बात करें तो आगे जाके ऐसी सोसाइटी ही प्रॉस्पर कर पाएगी। आगे का जो फ्यूचर में टाइम आएगा वो सोशलिस्ट सोसाइटी का ही आएगा। ठीक है, देन अलोंग विद दिस इफ वी सी कि चलो सोशलिज्म इतनी डेवलप हो रही है, तो अब देख लो हमने इतनी सारी आइडियोलॉजीज देख ली कि कैसे सोशलिज्म का आइडिया क्या है, कैसे लोग असली में चाह रहे हैं कि सोशलिज्म जो है वो डेवलप हो। तो 1870s में हम देखेंगे कि ये जो सोशलिस्ट आइडियाज अब ये पूरे यूरोप में फैल गई थी, और जितने भी सोशलिस्ट लोग थे वो सब चाहते थे कि जब भी हमें कुछ डिस्कस करना हो, हमें कुछ बड़ा स्टेप लेना है तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ऑल ओवर यूरोप अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपने एफर्ट्स को अच्छे से एक दूसरे की हेल्प जैसे करने के लिए और साथ में रहने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन्होंने नाम दिया सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, क्या नाम दिया? सेकंड इंटरनेशनल। अब धीरे धीरे सोशलिज्म बहुत स्प्रेड हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अब सोशलिस्ट ग्रुप बनने लग गए। इंग्लैंड के वर्कर्स ले लो जहां से स्टार्ट हुआ था, या फिर जर्मनी के ले लो, ये सारे लोग जो है अपने ग्रुप्स बनाने लग गए, एसोसिएशन बनाने लग गए, और डिमांड क्या ये कर रहे थे कि हमारी लिविंग कंडीशन इंप्रूव करो। हम जिस हिसाब से काम करते हैं, फैक्ट्रीज गंदी होती है, वेंटिलेशन नहीं होता, शैबी होती है एकदम, मतलब छोटी सी स्पेस में काम करना होता है, अच्छी जगह नहीं होती, वो सब इम्प्रूव करो। हमारी लिविंग कंडीशन, हम जहाँ पे रहते हैं, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब चीज के लिए लोग फाइट कर रहे थे। इवन ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ फंड्स इकट्ठा करके रखते थे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी सब लोग मिलके इकट्ठा करके रखते थे साइड पे, कि कभी भी कोई उनके मेंबर को प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे, उसकी हेल्प कर सके। फिर ये लोग डिमांड कर रहे थे अब ग्रुप बना के कि हमारा जो टाइमिंग्स है, जितनी देर देर तक हम काम करते हैं उसको कम करो, और साथ में हमें राइट टू वोट भी दो, क्योंकि हम भी इम्पोर्टेंट है और हमें भी राइट टू वोट चाहिए।
और फिर इन्होंने अलग अलग ग्रुप जैसे बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया। तो जर्मनी में हम देखेंगे ये जो एसोसिएशंस है, जो वर्कर एसोसिएशन है, ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थी या कनेक्टेड थी विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी। ठीक है, एसपीडी, जर्मनी में ये लोग इस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने हेल्प भी किया था कुछ पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में इस पार्टी को, क्योंकि सपोर्टर्स थे ये लोग, वोट मतलब ये लोग बोल रहे थे इनको ही सपोर्ट करो इसलिए। 1905 तक क्या हुआ, सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट है उन्होंने ब्रिटेन में भी एक पार्टी शुरू की, लेबर पार्टी। ठीक है, 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में इनको हेल्प किया था, ये जो ग्रुप एसोसिएशन है इन्होंने 1905 में, लेबर पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म हुई थी और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। पर पार्टीज तो बन गई, पर 1914 तक कभी इन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, कई कई थोड़े बहुत सीट्स भी जीते थे, पर जहां पे भी इलेक्शन होते थे, जहां पे भी इनको थोड़ा पावर मिल रहा था, पर कहीं भी इन्होंने पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, मेजॉरिटी में नहीं बनाई थी। बट अब जब भी जहां भी पार्लियामेंट पॉलिटिक्स होता था, इम्पोर्टेंट लॉज बनने होते थे, इम्पोर्टेंट डिसीजंस होने होते थे, लेजिस्लेशन होना होता था, या गवर्नमेंट को कुछ डिसाइड करना होता था, तो ये लोग भी अपना व्यू पॉइंट रखते थे, इनकी भी पॉइंट जो है वो सुने जाते थे। पर गवर्नमेंट जो है अभी मेनली या तो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही थी, मतलब अब सपोर्ट डेवलप हो रहा था सोशलिज्म का, सोशलिस्ट वाले लोग भी पावरफुल हो रहे थे, पर अभी तक इन्होंने कहीं पे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की। ठीक है, तो अगेन कीप दिस एज अ बैकग्राउंड कि सोशलिज्म अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, आखिर सोशलिज्म है क्या, क्यों लोग ये चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है, दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास। टुमारो वी विल सी कि रशिया में कैसे स्टार्ट हुआ रशियन रेवोल्यूशन, उससे सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, वैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कैसी सिचुएशन थी, फिर क्या क्या चेंजेस आए थे, क्यों रेवोल्यूशन हुए थे, एंड द होल स्टोरी कैसे क्या चेंजेस होंगे इन रशिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I suppose आज जितना भी हमने किया है must be clear to you people. If you have any doubt, please feel free to ask. Do not hesitate, and we'll discuss and solve the problems. Okay. So now meet you all in the next class.